हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कॉम्पिटिशन नेट पेपर फर्स्ट में हमारी चल रही है यूनिट 9। इससे पहले हम यूनिट 8 तक फर्स्ट सेकंड फोर्थ और इसके बाद हमने 8th कंप्लीट पढ़ ली है और 9 हमारी यहाँ पर चल रही है। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। लोक विकास और पर्यावरण। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है इसकी एक थ्योरी क्लास मैं कल ले चुकी हूँ। आज हमारी ये दूसरी थ्योरी क्लास है और जल्दी ही हम जो ये दोनों यूनिट बची हैं इनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, चाहे कोई त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो, ताकि आपको आगे रिवीजन अच्छे से करने को मिल सके। तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रदूषण वैसे ही नहीं है जो आपने समझ लिया, जो अब तक पढ़ा होगा किताबों में, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, प्रदूषण में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझना पड़ेगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सामने संकट उत्पन्न करे उसे प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में ऐसी चीज़ें जो हमारे किसी काम की नहीं हैं, ठीक है, वो अवांछित चीज़ें समाविष्ट हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो संकट उत्पन्न करेंगी। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है और हमें वो ज़बरदस्ती मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकट उत्पन्न करेंगे, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। यानी कि वायु में, जल में या ध्वनि में, चाहे मिट्टी में, किसी भी चीज़ में कोई अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे लिए खतरनाक साबित होते हैं और वही प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण एवं उनके प्रभाव कौन से हैं, तो कार्बन यौगिक। ठीक है, वायु प्रदूषण एवं उनके प्रभाव कार्बन यौगिक होते हैं जो जिनसे वायु प्रदूषण फैलता है, उनमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। हरित गृह प्रभाव, ये इसका सबसे बड़ा क्या है प्रभाव होता है। जो भी कार्बन यौगिक पदार्थ होते हैं उनसे हरित गृह प्रभाव, ठीक है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है। श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं और वजन में कमी लाना। तो ये सांसों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, खांसी हो गया, जैसे जुकाम हो गया, या फिर फेफड़ों की समस्या हो गई, या टीबी हो गया, है ना, इस तरह की आजकल जो बीमारियां हैं, पहले जिनका नाम सुनने में भी और बड़ा अजीब लगता था, आजकल वो बीमारियां नॉर्मल हो गई हैं। तो ये सब प्रदूषण के कारण ही कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है प्रदूषण का। सल्फर के यौगिक, वो कार्बन के यौगिक थे जिनसे क्या प्रभाव पड़ता था। ठीक है, अब हम सल्फर के यौगिक पढ़ेंगे जिनमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये क्या कराते हैं, अम्ल वर्षा कराते हैं। ये वही अम्ल वर्षा है जिसके कारण ताजमहल का वाइट रंग का पर जो कलर है वो कैसा हो रहा है, धीरे 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 पीला पड़ता जा रहा है। तो ये अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। श्वसन संबंधी समस्याएं तो इससे भी होनी है, और पौधों में क्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, पौधों में क्या होता है, क्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। मीथेन हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। जो मीथेन गैस है ये सबसे ज़्यादा किस में प्रभाव करता है, करता है, तो ये हरित गृह में वृद्धि करता है। जो हरित गृह प्रभाव है ये वायु प्रदूषण बढ़ने का संकेत होता है। ठीक है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और ये क्या करता है, मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस टाइप की जो गैसेज हैं ये क्या करती हैं, हरित गृह प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। नाइट्रोजन के यौगिक क्या होता है, ये भी अम्ल वर्षा कराते हैं। पादपों की उत्पादकता में कमी, यानी कि पौधों की जो उत्पादकता है, उनकी रिप्रोडक्शन की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, उनमें कमी कर देता है। आँखों व फेफड़ों में जलन होना, जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, आँखों और फेफड़ों में जलन पैदा करते हैं। पादपों को जो उनकी क्षमता होती है वो कम हो जाती है, अम्लीय वर्षा कराते हैं। ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही मत छोड़ देना कि हाँ ये तो सब पता ही है, वायु प्रदूषण कारण यही होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये CFC होता है। CFC भूमंडलीय ऊष्मा में वृद्धि, ये CFC वही गैस है जो फ्रिज और हमारे जो AC होते हैं उनसे निकलती है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है CFC, ध्यान रख लेना ये कहाँ से निकलती है, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ओजोन परत का। ठीक है, ये ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। और आप जानते हैं ओजोन परत को नुकसान होने की वजह से ही जो आज के टाइम पे जो कैंसर है वो तेज़ गति से बढ़ रहा है।
ठीक है, किसी को मतलब बहुत तेज़ गति से इसकी समस्या देखी जा रही है आजकल, मतलब एक आम बीमारियों की तरह ही बीमारियां होने लग गई हैं। तो ओजोन चर्म रोग होना, और चर्म रोग तो आप देख सकते हो अपने आसपास में कहीं भी देख लेना। एलर्जी वगैरह की समस्या आजकल आपको मतलब हर तीसरे आदमी में देखने को मिल जाएगी। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, किसी को किसी चीज़ से हो रही है, किसी को मतलब हर किसी को कहीं ना कोई बीमारी है त्वचा की तरफ से। और कैंसर, ये सीएफसी के कारण होती हैं बीमारियां। धूम कोहरा, धूम कोहरा क्या होता है? आंखों में जलन पैदा करता है और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करता है। ठीक है, धूम कोहरा ये वही होता है जो धुआं होता है, धुआं की वजह से क्या होता है मतलब कोहरा सा छा जाता है। ठीक है, वैसे ही वही है, लेकिन धूम कोहरा इसको राख के जो कण होते हैं ना उनको भी, वो जो राख और ये यही समझ लीजिए जो धुआं है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि PAN बोलते हैं इसको। ठीक है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये क्या करता है? धुंध का प्रभाव बढ़ा देता है। आँख, नाक और गले की समस्याएं इससे बढ़ती हैं। ये सारे वायु प्रदूषण के एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान रख लेना। सीसा, अगर वायु में सीसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र रोग हमारा होता है, यानी कि तंत्र को प्रभावित करता है। पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं सीसा की वजह से। ये वो सीसा नहीं है जो हमारे घरों में लगा रहता है। ठीक है, शीशे के जो कण होते हैं ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं और कैंसर का भी कारक होते हैं। निलंबित विलंबित कण ये श्वसन तंत्र पर चिरकालिक प्रभाव डालता है। चिरकालिक मतलब ज़्यादा लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो कहते हैं ना, कभी आपने देखा होगा चिरकाल जीवित रहो, बहुत लंबे समय तक जीवित रहो, है ना। तो ये होता है श्वसन तंत्र पर ऐसा प्रभाव डालता है जो लंबे समय तक उसका प्रभाव बना रहता है, जल्दी से बीमारियां ठीक नहीं होती। दृश्यता में कमी लाना, आँखों की रोशनी को कम करता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में बाधा होना, जो हमारी RBC होती हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ये उनके कणों में भी क्या करता है? निर्माण में बाधा पैदा करता है, उनको पूरी तरह से पनपने नहीं देता, बनने नहीं देता। और कैंसर का कारक तो ये भी होता है। ये सब इतने सारे मिलकर के तभी तो इतनी बीमारियां बढ़ा रहे हैं। कणिकीय प्रदूषकों में फ्लाई एश राख को बोलते हैं और अन्य धातु कण आते हैं। ठीक है, जो कणिकीय प्रदूषक होते हैं, कणिकीय यानी कि जिनके कण मिल जाते हैं वायु में और फिर प्रदूषण फैलाते हैं, फ्लाई ऐश और अन्य धातु कण आते हैं। इनमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ताप संयंत्र, तेल शोधन कारखाना, निर्माण कार्य आदि, इनकी वजह से क्या होता है? ये सारे जो कण हैं वो प्रदूषण फैलाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो तेल शोधन कारखाने, ताप संयंत्र, इन सब से ये निकलते हैं। गैसीय प्रदूषकों में जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आदि आते हैं। जो गैसीय प्रदूषक होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? गैसेज आती हैं। देखो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ तो जो गैसीय प्रदूषक होते हैं ये अलग होते हैं, गैस होती है इनमें। कणिकीय प्रदूषक में फ्लाई ऐश वगैरह आते हैं, है ना। और ऊपर हमने पढ़ा ही था जो अलग अलग सल्फर के, कार्बन के, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। आगे देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। सूती वस्त्रों की ब्लीचिंग बहुत लोग कराते होंगे, ब्लीचिंग कराते हैं। और अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली क्लोरीन भी गैसीय प्रदूषक होता है। ठीक है, जो क्लोरीन निकलती है ब्लीचिंग वगैरह करने से या दूसरी जो भी केमिकल प्रक्रिया होती है प्रोसेसिंग, उससे क्लोरीन निकलता है, ये भी गैसीय प्रदूषक माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। ठीक है, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के जो सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनको एरोसोल कहा जाता है। इनका उत्सर्जन कारखानों में होता है, ताप विद्युत घरों में होता है, स्वचालित वाहनों में होता है और कृषि कार्यों में भी होता है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार के जो बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं ये कारखाने, ताप विद्युत घर, स्वचालित वाहन और कृषि कार्यों से निकलते हैं। वायु में पहले एरोसोल खतरनाक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं। वायु में ये क्या करते हैं? जो एरोसोल, जो छोटे छोटे कण मिल जाते हैं, खतरनाक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं। और इसके अतिरिक्त
ये बादलों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये क्या करते हैं, बादलों के जो जीवन चक्र है उसको भी प्रभावित करते हैं। धूम कोहरा, धूम कोहरा क्या है, फॉग और स्मोक, यानी कि जो धुंध और धुआं है दोनों मिलकर धूम कोहरा बनाते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक क्या है, धरातलीय ओजोन गैस होती है। धरातलीय ओजोन गैस, धरातल पे जो ओजोन गैस रहती है वो अलग चीज़ है, जो ओजोन परत है वो अलग चीज़ है। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का जो प्रमुख घटक है वो क्या है, धरातलीय ओजोन गैस है। इस धरातलीय ओजोन का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अंतर क्रिया से होता है। ठीक है, इस धरातलीय ओजोन का निर्माण किससे होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अंतर क्रिया से होता है। समझ गए, जो धरातल की ओजोन होती है उसका निर्माण किससे होता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और वाष्पशील जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं तो वो क्या करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, फ्लाई एश कणों का निर्माण, यानी राख के जो कण हैं वो कैसे बनते हैं, उनमें क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 तथा कैल्शियम ऑक्साइड CaO आदि से होता है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फ्लाई ऐश मतलब किसके एक उससे बनती है, मिश्रण से। तो फ्लाई ऐश कणों का जो निर्माण है वे एलियम सिलिकेट, याद रख लेना, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इनसे मिल करके बनती है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली बाहरी धातुओं के कण भी होते हैं। ठीक है, सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट और कॉपर, इन जहरीली जो बाहरी धातुएं होती हैं उनके कण भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, निलंबित कणिकीय पदार्थ में ठोस एवं निम्न वाले द्रव का नाते हैं, मतलब बनाते हैं, द्रव बनाते हैं जिनका आकार 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। निलंबित जो कणिकीय पदार्थ होते हैं उनमें ठोस एवं निम्न निम्न द्रव वाले पदार्थ पाए जाते हैं और जिनका आकार कितना होता है, 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घरेलू प्रदूषण के कारण भी प्रतिवर्ष कई मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। बताइए, मतलब WHO कहता है कि घरेलू प्रदूषण के कारण भी, घरों में से जो प्रदूषण निकलता है, राख वगैरह, धुआं वगैरह, ये सब घरों में से भी निकलता है, तो घरेलू प्रदूषण के कारण भी कई मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है हर साल, पूरे विश्व की बता रहा है, ना केवल भारत की, क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो पूरे विश्व का एक मिलाकर के संगठन बनाया गया है। सेकेंड, आगे चलते हैं, घरेलू वायु प्रदूषण के स्रोत। तो घरेलू वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या होते हैं, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि परफ्यूम, देखो परफ्यूम में बहुत सारे लोग लगाते हैं, है ना, स्प्रे हो गया, फर्नीचर पॉलिश हो गया, एयर फ्रेशनर हो गया, तंबाकू हो गया, जैविक प्रदूषण हो गया, रेडॉन हो गया और फॉर्मल्डिहाइड हो गया। रेडॉन वो गैस होती है, जैसे कि आजकल आपने देखा है जो जिनमें वेंटिलेशन की सुविधा कम होती है, जिन घरों में आजकल जो शहरी घर बनाए जा रहे हैं उनमें वेंटिलेशन की सुविधा कम होती है, छोटी जगह होती है, और उनमें जो टाइल्स वगैरह लगाई जाती है, टाइल्स जो होती है ना, टाइल पत्थर आजकल जो लगाए जा रहे हैं, तो और उनको क्या है कि ना तो बाहर से प्रॉपर उन जो गैस उनमें से निकलती है टाइल्स में से या मिट्टी में से, वो बाहर नहीं निकल पाती और वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, वो रेडॉन गैस निकलती है। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ही, फेफड़ों के लिए, हमारे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, अगर आपके भी किसी के मतलब इस टाइप के घर बने हुए हैं कि वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, तो आप भी थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, ये बहुत नुकसानदायक चीज़ होती है। ऐसा नहीं है, चाहे आपके घर में फ्रिज मतलब सॉरी ये AC, कूलर वगैरह, पंखे कितने भी लग रहे हो, चाहे आपको उसमें गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाहर की शुद्ध वायु आना घर में और शुद्ध थोड़ी बहुत धूप आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि जो घर की जो गैसेज है ना वो बाहर निकलती रहे। तो घरों के भी ये बहुत सारे जो प्रदूषक होते हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, तंबाकू से भी निकलती है,
जैविक प्रदूषण भी होते हैं। और एयर फ्रेशनर हो गया, फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए स्प्रे, परफ्यूम वगैरह ये सब हम घरों में यूज करते हैं। ये भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक देश के बड़े नगरों में रियल टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी और जरूरी कार्रवाई करने के लिए जन जागरूकता में वृद्धि करने के लिए तात्कालिक प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया था। ठीक है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये सूचकांक तय किया गया था। देश के जो बड़े बड़े नगर हैं, दिल्ली मुंबई जैसे नगर हैं, उन पर रियल टाइम के आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी रखी जाती है और उस पर जरूरी कार्रवाई करने के लिए भी क्या करते हैं, वृद्धि करने के लिए ये सूचकांक का प्रारंभ किया था। कब किया गया था? 6 अप्रैल 2015 में। और 2015 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो जो अभी हैं वर्तमान के वही थे, मोदी जी है ना। तो उन्होंने ये इसका शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा देशव्यापी NAMP का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। तो वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है? केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा जल प्रदूषण से संबंधित चीज़ों को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जल प्रदूषण से संबंधित तथ्य है। भाई आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है क्लास, मेहनत अच्छी लग रही है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। वैसे आप लोग करते ही नहीं हो, है ना। तो कभी कभी लगता है बोलने का क्या ही फ़ायदा है, लेकिन जो बच्चे नहीं हैं वो तो कम से कम करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। इतना अच्छा कंटेंट मतलब मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया सा, कि अगर आपने ये सारी मेरी क्लासेस पढ़ ली प्लेलिस्ट में तो आपको बिल्कुल भी पेपर पास करने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार में फर्स्ट टाइम भी अगर आप तैयारी कर रही हैं और अच्छे से आपने क्लासेस ले ली तो आप पेपर आराम से पास कर ले जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कभी कभी थोड़ा सा डिमोटिवेशन मतलब लगता है मुझे कि रहने दूँ, क्या करूँ, देख नहीं रहे बच्चे, पसंद नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, फिर ये लगता है कि हाँ, जिन बच्चों से वादा किया है कि मैं पूरी तैयारी कराऊंगी तो करानी ही है। तो जल प्रदूषण से संबंधित तथ्य। प्रदूषित जल में उपस्थित वायरस, जीवाणुओं, परजीवियों एवं कृमियों के कारण संक्रमण जन्य रोगों जैसे कि पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी खराब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। देखो, अगर हम प्रदूषित जल पीते हैं, यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे अंदर मतलब बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वायरस, जीवाणु, परजीवी और कृमि उनके अंदर, पानी के अंदर हो सकते हैं, जो कि हमें आसानी से बिना सूक्ष्मदर्शी के हम उनको देख भी नहीं पाते। ठीक है, और कौन सी जो प्रदूषक है उसकी मात्रा ज़्यादा हमें समझ में भी नहीं आता, बस पी लेते हैं। जो देखने में साफ लगता है उसी को पी लेते हैं। तो ये ऐसी बीमारियां फैलाते हैं संक्रमण जन्य संक्रामक रोग जैसे कि पीलिया। आप जानते हैं पीलिया कितना खतरनाक होता है। हैजे से जान तक चली जाती है। टाइफाइड बीमारी, अतिसार, मतलब ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है जो इतनी आसान हो के आसानी से ठीक हो जाए। भले ही दवाई सबकी है लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर आपको हल्का सा भी बुखार आ गया ना तो वो भी 8-7 दिन से पहले जाता ही नहीं है। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर हमारे पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता ज़्यादा है, मतलब अधिकता है, फ्लोराइड ज़्यादा है, तो हमें फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। क्या होता है? फ्लोराइड की अधिकता से हड्डियां और दांत कमज़ोर होते हैं, ध्यान रख लेना। पेयजल में अगर हमारे पीने के पानी में क्रोमियम की मात्रा अधिक है तो हमारे यकृत एवं गुर्दा संबंधी रोग हो जाते हैं। क्या होता है? यकृत एवं गुर्दा संबंधी रोग हो जाते हैं। हमारी किडनी और जो यकृत है, लीवर है, उस पर ये इफेक्ट डालता है। पारा युक्त, ये पारा है, पारा युक्त जल के प्रभाव से मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है, अगर हम पारे की मात्रा मिली हुई है, उसमें पारा मिला हुआ है, तो हमें क्या होगा? मिनी माता रोग हो जाएगा।
कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, कैडमियम ये सारी की सारी ऐसी धातुएं होती हैं जो अगर जल में मिल जाती हैं तो इनसे क्या होता है, रोग हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और ऐसे रोगों के नाम हैं जिनको हम जानते भी नहीं। अगर हमें बुखार आया नॉर्मल या कुछ भी होया तो जाके हम सीधा बस डॉक्टर से बोला वही बुखार आ रहा है, बुखार की दवाई दे दो, और दे भी देते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इन बीमारियों तक हम पहुंच ही नहीं पाते। कभी मैंने आज तक सुना नहीं है कि ये बीमारी किसी को हो रही है। तो इटाई रोग हो जाता है जिससे अस्थियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। हमारी हड्डियां और जो जोड़ होते हैं हमारे कोहनी घुटने वगैरह उनमें दर्द होने लगते हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। कैडमियम की प्रदूषण युक्त जो जल होता है उसको पीने से क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। सीसा युक्त जल से, अगर सीसा युक्त जल से पीते हैं तो क्या बीमारियां होती है, एनीमिया, सर में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, मसूड़ों में नीलापन होता है। ये सारे प्रभाव इसमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, सीसा युक्त जल पीने से क्या क्या बीमारियां होती हैं याद रख लेना, एनीमिया, सर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, मसूड़ों में नीलापन, ये सीसा युक्त जल के प्रभाव से होते हैं। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल द्वारा एस्बेस्टोसिस यानी कि फेफड़ों के कैंसर का एक रोग होता है वो हो जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस के रेशों से युक्त अगर हम जल पीते हैं तो एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। पेयजल में अगर पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो उसे नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर मीथेमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, पेयजल में अगर नाइट्रेट की अधिक मात्रा है मिल जाती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके खून के साथ में मिलकर मीथेमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। इससे कई बार तो नवजात शिशुओं की मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है, इस रोग को कहते क्या है, ग्लोबिनेमिया या बिलू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा, मिथीमोग्लोबिनेमिया या बिलू बेबी सिंड्रोम इस रोग को कहा जाता है ना, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग से ब्लैक फुट नामक चर्म रोग हो जाता है। अगर हम आर्सेनिक युक्त जल पीते हैं तो क्या होता है, ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा आर्सेनिक से डायरिया, पेरीफेरल न्यूरिटिस, ठीक है, पेरीफेरल न्यूरिटिस, हाइपरक्रेटोसिस, फेफड़े एवं त्वचा का कैंसर, ठीक है, ये सारी बीमारियां भी हमें होने का खतरा बना रहता है किससे, आर्सेनिक युक्त जल पीने से। तो इतनी सारी देखो बीमारियां हैं जो कि हो जाती हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप अगर ज्वाइन करते हैं तो इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप अपने हैंडमेड नोट्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है फिर, है ना। फिर भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से अगर आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। सरकार ने जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल संरक्षण और जल के प्रदूषण को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया था ये 1974 ईस्वी में लागू किया था, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ये अधिनियम बन तो जाते हैं लेकिन इन अधिनियम को बाद में कोई देख रेख नहीं करता ठीक से, है ना। तो चीज़ें क्या है कि वहीं की वहीं रहती हैं, वो कुछ कम ज़्यादा होता ही नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में गंगा एक्शन प्लान जीएपी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। और गठन करने के बाद 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी, यानी गंगा की सफाई करना। 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था, क्योंकि वो राष्ट्रीय नदी मानी जाती है गंगा। केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है, 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी तो उसने नमामि गंगे नाम से बहुत सुना होगा आपने, नमामि गंगे एक आंदोलन चलाया था और इस योजना को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब दिए नहीं दिए वो तो हमें नहीं पता, बस बताए थे बजट में। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, खुशी मिले, मुझे मेहनत करने का बल मिले। थैंक यू वेरी मच।